Hi students, today I am starting a new point, a new lesson. This is a human reproductive system in female. You have also been seen, I have given to lecture yesterday, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में आप सभी को बताया था. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय मैंने बताया उसके फिगर से मैंने एक्सप्लेन किया. आज मैं आपको बताने चला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में. तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 10th 12th और जो है हायर कैटेगरी के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं. तो मैं फिर से आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, ये मेरा चैनल है. अपने इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको आज फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बताना चाह रहा हूं. अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में जानकारी करके बता दें, आपको समझा दें आपको, तो हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आइए फिर से देखते हैं, आपको बताते हैं हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. माय डियर फ्रेंड्स, आल्सो यू हैव नो, आई हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड यस्टरडे, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर स्टार्टेड till to the age of 12 to 13 years in female. मैंने बोला फीमेल के केस में आप लोगों को कल मैंने बताया था कि 12 से लेकर के 13 ईयर की एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है. When those cycles are started, it may be indicate the puberty is coming on. The puberty is coming on. The puberty is so my dear students, my dear friends, here when the puberty is coming on, it means they have show to the secondary sexual character. यदि puberty आ जाती है हम उस विषय में बोलते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ गया है. अगर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाता है तो ऐसी दशा में आप देखिएगा, मैंने कुछ पॉइंट, अब आप फीमेल के विषय में देखिए. फीमेल के विषय मैंने आपको बताया था कल कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि जब इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो बॉडी में ऑलरेडी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. जैसे कल मैंने आपको बताया कि वॉइस का पतला हो जाना, आज मैं सिर्फ फीमेल के विषय में बोल रहा हूं. वॉइस का पतला हो जाना, आवाज का पतला हो जाना, पिचेज का साउंड पिचेज बढ़ जाती है, वॉइस का साउंड पतला हो जाता है. सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया, जब वॉइस पतली हो जाएगी तो वहां पर आप देखेंगे कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है. मैंने कल आपको बताया था बॉडी स्ट्रक्चर चेंजिंग के विषय में कि गर्डल उनके चेंज हो जाते हैं, गर्डल चेंज हो जाते हैं, ब्रेस्ट क्लियर हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, और जो है हिप रीजन वो ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है. थाई जो होती है वो थिकेंड हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिससे उनके लोकोमोशन में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है. उनके चलने की गति में परिवर्तन जो है आप लोग आसानी पूर्वक स्वाभाविक रूप से उनके चलने की गति को आप लोग देख सकते हैं. तो इस तरह से मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में डिस्कस किया और ये बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा मेल, मैंने बताया मेल कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता. मेल इज हेल्प टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. मेल हेल्प करता है. व्हाट हेल्प्स? दे हैव डोनेट द स्पर्म. They have entire the sperm through the process of copulation, through the process of coitus. Coitus की कंडीशन में मेल के द्वारा फीमेल के इनसाइड स्पर्म को एग्जिस्ट किया जाता है. और when the menstruation cycle is coming on to the fix up to the middle portion, just like as a 14 days,
The complete menstruation cycle is coming on to the after the 28 days. So I am discussing here 14, 15, 16. There are how many days? 3 days. 3 days is dangerous days. ये 3 दिन जो है वो खतरनाक दिन बोले जाते हैं, डेंजरस डेज बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ एडाप्टेशन, पावर ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। The combination of sperm and ovum inside the fallopian tube, ये बॉडी के अंदर ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी से जो फैलोपियन ट्यूब निकलती है, उसी फैलोपियन ट्यूब में जब मेच्योर ओवम पहुंचता है, मेच्योर ओवम पहुंचता है, तो वहां पर जब ये मेच्योर ओवम पहुंचता है तो ऐसी दशा में ये जाकर के कॉम्बिनाइज करते हैं जो है, और जब स्पर्म और ओवम का कॉम्बिनेशन होता है तो व्हेन द स्पर्म और ओवम आर कॉम्बिनाइज्ड टुगेदर इट मींस द फर्टिलाइजेशन है डन। क्लियर? जब तक स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे तब तक हम ये सिर्फ बोलते रहते हैं स्पर्म इज ए गैमीट, ओवम इज ए गैमीट, बट व्हेन द स्पर्म और ओवम आर कम्स टुगेदर, दे हैव मीट टुगेदर, दे हैव कंजाइन टुगेदर, दे हैव एसोसिएट टुगेदर, जब वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं एक एक्स मेल का एक एक्स फीमेल का दोनों एक्स एक्स मिलकर के 2x बनाए, यन कंडीशन में मेल का यन कंडीशन फीमेल का दोनों मिलकर के 2n कंडीशन में बनाए, तो मैं बोलता हूं कि ये जो है क्या हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन इज सिंपली अकर टू द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? अगर ये पूछता है कि देयर आर फर्टिलाइजेशन आर डन इन फीमेल, फीमेल के केस में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो आप बोलेंगे विद इन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका में फर्टिलाइजेशन होता है। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम अपने कार्डिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। यहाँ पर देखिएगा मैंने दिया है, शो किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स पर हमको डिस्कस करना है। मेरा पहला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ ओवा। प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ओवा कब जनन, ओवा कब प्रोडक्ट होता है? आफ्टर द 12 years, after the 12 to 13 years, when the menstruation cycle are started, it means the ova are formed. जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो इसका मतलब हमें जान जाते हैं कि अब इसमें ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। और जब ओवम फर्टाइल नहीं होता है तो वो ओवम जो है वो ओवम जो है बॉडी से एग्जिस्ट हो जाता है, बाहर निकलता है थ्रू द ब्लड, ब्लड के थ्रू वो बाहर निकलता है। और जब वो फर्टाइल हो जाएगा तो ओवम बाहर नहीं निकलेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है ओवरी में। ओवरी का काम होता है ओवा का फॉर्मेशन करना। क्लियर? ओवरी का काम होता है ओवा का फॉर्मेशन करना। ओवा जब ये फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो ये ओविलेट होता है। ओविलेट मीन्स होता है ओवा का बाहर निकलना, तब ये ओविलेट होता है। और जब ये ओविलेट हो जाएगा, ओवा बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के बाद अब क्या करेगा? सो दे आर इन दोज स्पेसेस, इन दोज कंडीशन, सो मेनी स्पर्म्स, थाउजेंड्स स्पर्म्स हैव ग्रेस्ड टुगेदर। हजारों सैकड़ों स्पर्म उसको घेर लेते हैं ओवम को, लेकिन फर्टाइल करता है सिर्फ सिंगल स्पर्म। घेर लेते हैं, उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, और कवर कर लेने के बाद फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जाकर के एक स्पर्म उसको फर्टाइल करता है। जब ओवम फर्टाइल हो जाएगा, ओवा फर्टाइल हो जाएगा, तो वो जो है वो 2n स्टेज में एक जाइगोटिक कंडीशन में आ जाता है। जब वो अपनी जाइगोटिक कंडीशन में आ जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, फिर उसके अंदर रेगुलर क्लीवेज होना स्टार्ट करेंगे, डिवीजन होना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट रहा प्रोडक्शन ऑफ ओवा। तो प्रोडक्शन ऑफ ओवा जो होता है ये कब चलता है? आफ्टर दैट 12 to 13 years। 12 से लेकर के 13 साल की उम्र पर ये ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, अर्थात मेच्योर ओवा का जो है वो बहिष्करण प्रारंभ हो जाता है। मेच्योर ओवा बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है। जब मेच्योर ओवा बॉडी से बाहर निकलता है तो इस तरह से एक, अगर ये ध्यान रहे, अगर ये ओवा होल लाइफ टाइम ऑफ पीरियड, ये जो है बॉडी में जितने ओवा फॉर्म होते हैं, जितने ओवा बनते हैं,
इनका टोटल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 4 करोड़ होती है, 4 करोड़ होती है, 4 करोड़। लेकिन क्या कोई फीमेल इतने बच्चों का जन्म दे सकती है? नहीं। सो मेनी आर डिस्ट्रॉयड, सो मेनी आर डिस्ट्रॉयड। काफी ढेर सारे जो इमेच्योर हैं वो डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकल जा रहे हैं, कुछ जो है हार्मोनल डिसऑर्डर से डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो इस तरह से ढेर सारे ओवा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जो मैच्योर होते हैं, यदि मैच्योर ओवा का मैच्योर स्पर्म के साथ कॉम्बिनेशन होता है तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। अगर मैच्योर ओवा का मैच्योर स्पर्म के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कभी भी संभव नहीं है। आइए सेकेंड पॉइंट पर देखते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल, acceptance of sperm, acceptance of sperm, acceptance of sperm from males, acceptance of sperm, स्पर्म को धारण करने की क्षमता, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पर्म, यहां फीमेल होना चाहिए, यहां पर बुक में मिस्टेक दिया, फीमेल होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस ऑफ फीमेल के अंदर स्पर्म को धारण करने की भी क्षमता होनी चाहिए। स्पर्म तो निकला, मेल से स्पर्म आया, वैजिना के थ्रू स्पर्म सर्विक्स से होता हुआ इंटर कर गया, यूटेरस में इंटर कर गया, फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचा और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते बहुत धीमी गति से स्पर्म बहुत ही माइन्यूट गति से वो रोटेट करता हुआ जाएगा। आप देखेंगे, मैं इसके आगे फिगर दिखा रहा हूं आपको, स्पर्म का फिगर है। स्पर्म जो है रोटेट करता हुआ कैसे जाता है और जाकर के एक ओम को ग्रैब्स कर लेता है, जो है घेर लेता है चारों तरफ से और पेनिट्रेट करता हुआ, ध्यान रहे मैंने ये नहीं कहा होल करता हुआ, नहीं, पेनिट्रेट करता हुआ उसके ओम के एक को जाकर के फर्टाइल करेगा। जब एक फर्टाइल हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में जब एक फर्टाइल हो जाएगा तो वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। आइए थर्ड पर देखते हैं, कैरिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म ऑफ एग फर्टिलाइजेशन। जब ये स्पर्म फीमेल बॉडी में एडॉप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट कब किया जाएगा? when the situation are favorable, when the conditions are favorable, जब कंडीशन फेवरेबल हो, जब सिचुएशन फेवरेबल हो, ऐसी दशा में जो फीमेल के थ्रू ओवा के द्वारा स्पर्म को ग्रैब्स कर लिया जाता है, स्पर्म को कैच कर लिया जाता है। जब स्पर्म और ओवा का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वहीं पर यूटेरस में ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग सेल बनेगी वो ट्रांसफर हो जाएगी यूटेरस में और यूटेरस के अंदर डेवलपमेंट की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जब डेवलपमेंट की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो डेवलपमेंट की क्रिया के बाद आप देखेंगे कि धीरे 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 यही डेवलपमेंट की क्रिया के पश्चात ये जो है बॉडी से बाहर आना, उस जाइगोट का प्रारंभ हो जाएगा, जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाएगा। जाइगोट डेवलप करता रहेगा 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, इस तरह से टोटल 36 वीक तक डेवलप करते हैं, 9 मंथ तक डेवलप करते हैं। आफ्टर 9 मंथ दे हैव फॉर्म टू द कंप्लीट बेबी। ध्यान रहे कि एवरी मंथ बॉडी के पार्ट बनते चले जाते हैं और ये कंप्लीट 9 मंथ में एक कंप्लीट बेबी तैयार हो जाता है फीमेल यूटेरस के अंदर। जब कंप्लीट बेबी फॉर्म हो जाता है तो वहां पर रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन, किस हार्मोन का? रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये लेबर पेन को कम कर देता है और आसानी से बर्थ जो है वो क्लियर हो जाती है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो आसानी से बाहर आ जाता है, एग्जिस्ट टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी और यूटेरस, यूटेरस से बाहर आ जाता है। बाहर कहने के लिए लिखे बुक में जो लिखा गया वो कहा गया कि यूटेरस से बाहर फेंक दिया जाता है, यूटेरस से बाहर फेंक दिया जाता है, नहीं, यूटेरस से बाहर वो निकल जाता है, निकाला जाता है, निकल जाता है। स्वयं रिलैक्स जो पेन, लेबर पेन, प्रसव पीड़ा के द्वारा ये धीरे 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 बॉडी से बाहर आ जाता है। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो बाहर आता है और न्यूबॉर्न बेबी वही
जो है वो डेवलप करके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं इसकी बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि न्यू बॉर्न बेबी वो है एग्जिस्ट ऑफ आउटसाइड ऑफ द बॉडी आर यूटेरस। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। बियरिंग ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस बेबीज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन डन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तब बॉडी के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट के अंदर रेगुलर डिवीजन, रेगुलर क्लीवेज, लगातार विभाजन होता चला जाता है और इसके लगातार विभाजन होते रहने से एक नया जो है एम्ब्रियो बनता है, जिस एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और जब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ऐसी कंडीशन में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जो है वो बॉडी के पार्ट्स डेवलप होना शुरू कर देते हैं। बॉडी के पार्ट्स अलग अलग जो है डेवलप करना शुरू करते हैं। जब बॉडी के पार्ट इनके अलग अलग डेवलप करना शुरू करेंगे, बॉडी के पार्ट अलग अलग डेवलप करना शुरू करेंगे, तो ये बॉडी के पार्ट जैसे जैसे डेवलप करते जाएंगे, बॉडी का एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट उसी प्रकार से स्टार्ट होता चला जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ ये बेबी जो होते हैं ये यूटेरस के अंदर डेवलप करते चले जाते हैं। आप फिगर में देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर देखिएगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर में आपको ओवरी है, कितने पार्ट हैं देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेनली 4 पार्ट हैं। ओवरी, ओवरी का वर्क क्या मैंने बताया, ओवरी का वर्क टू रिलीज द ओवा। क्लियर? ओवरी रिलीज द ओवा। एंड सेकंड फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोला गया ओविडक्ट, स्खलन नलिका। यहां पर वो जो है जब ये पहुंच जाता है, ओवम मैच्योर ओवा जब पहुंचता है तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। उसको हमने बोला है कि ये ओविडक्ट है। और तीसरा होता है यूटेरस। यूटेरस और इसका यूटेरस पार्ट होता है जहां पर बेबी जो है वो डेवलप करता है। और चौथा पार्ट होता है वैजिना, जिसके थ्रू जो होता है स्पर्म बॉडी के अंदर इंटर करता है। ये फीमेल प्राइवेट पार्ट्स हैं जिसके थ्रू जो है ये फीमेल प्राइवेट पार्ट्स जिसके थ्रू जो है आसानी से स्पर्म को वो स्पर्म इंटर करता है। और जब ये स्पर्म इंटर कर जाएगा, जब ये स्पर्म इंटर कर जाएगा तो मेल के जो है ओवम से जाकर के मिल जाएगा। और जब ओवम के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वहां पर ये फर्टिलाइजेशन डन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इस तरह से इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो क्लियर होता है। आइए थोड़ा सा टॉपिक हम आपको और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपने इतना लिख लिया, देखिए फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट आते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ ओवा, प्रोडक्शन ऑफ ओवा, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पर्म फ्रॉम फीमेल, कैरिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म ऑफ एग फर्टिलाइजेशन। फोर्थ है बियरिंग ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस बेबीज। प्रोसेस टू प्रोड्यूस बेबीज, एक नई बेबी के निर्माण के लिए। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या दिया गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या दिया गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वैजिना। चलते हैं फिर एक एक पार्ट को लेकर के। यहां पर हमने बताया कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन के साथ साथ ही ढेर सारे हार्मोन होते हैं। रिलैक्सिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब हार्मोन बॉडी की एक्टिविटी के, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन वो जो होता है ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, बर्थ के जनरेशन में बर्थ के जो है वो आउटसाइड करने में हेल्प करता है, सर्विक्स को एक्सपेंड करने का वर्क करता है, सर्विक्स को फैलाने का वर्क करता है। इस तरह से जब सर्विक्स एक्सपेंड हो जाएगी, 3 to 4 फिंगर सर्विक्स हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में जो है 3 to 4 फिंगर सर्विक्स हो जाती है। ऐसी कंडीशन में मान लिया जाता है अब ये सिचुएशन जो होती है, ये सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि न्यू बॉर्न में भी यहाँ से अब बाहर आ सकता है। यदि सर्विक्स की कंडीशन 2 फिंगर है, 3 फिंगर है, 2 फिंगर है, 2.5 फिंगर है, तो ऐसी कंडीशन में बेबी का बर्थ नहीं हो सकता। तो यहां पर आइए देखते हैं, ये मैंने आपको बताया।
अब मैं आपको बताने चला हूं, अगर यहाँ पर आप लोगों ने, मैं समझता हूं तो आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा इसको आप लोगों ने। फिर से मैं बता रहा हूं, मैं अपने अकादमी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं, जो भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से, इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझते रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ओविडक्ट के विषय में बताते हैं। ओविडक्ट, ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब होता है कि एक नलिका जिसमें से ओवम जो है वो बाहर जाता है। तो ओविडक्ट की लंबाई जो होती है ये 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होती है। इसी 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तय करने में स्पर्म को काफी लंबा समय लगता है। अपने इसी 10 to 12 सेंटीमीटर के टाइम में स्पर्म जो है यहाँ तक पहुंचता है और एक ओवम को पूर्ण रूप से कंप्लीटली इसको फर्टाइल कर देता है, निषेचित कर देता है। जब ये फर्टाइल हो जाता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, तब जाकर के वहां पर एम्ब्रियोनिक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने ओवम के विषय में बताया। अब अगला यहाँ पर देखिए, जब ये फर्टाइल हो जाएगा तो यहाँ पर एक होता है एम्ब्रियोटिक कीप। एम्ब्रियोटिक कीप जो होती है, एक कीप होती है, गुहिका होती है, ऐसे कीप जैसी संरचना होती है, एक कीप जैसी ऐसी संरचना होती है, ऐसे कीप जैसी संरचना होती है। कीप मतलब आप समझ रहे होंगे, कुप्पी जैसी संरचना होती है, जहां से ओवम को इस तरह से ओवम को आया, ओवम को अडॉप्ट किया और ये पहुंचा दिए जाते हैं यूटेरस के अंदर, बॉडी में यूटेरस के अंदर ये पहुंचा दिए जाते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक सामान्य सी संरचना बना करके समझा दे रहा हूं, आप ये देख लीजिएगा। एक सिंपल स्ट्रक्चर है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है ये। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो संरचना आप देख रहे हो, यहां से जो संरचना देख रहे हैं, ये सर्विक्स की संरचना होती है और यहाँ पर ये फनल होता है, ये फनल होता है, ये कीप होता है और ये इसको अडॉप्ट करता है। यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब, इसको हम यूटेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। और यूटेरस में यहाँ पर ये वैजिना है, सर्विक्स बोला जाता है, ये सर्विक्स बोला जाता है। और इस सर्विक्स के थ्रू यहाँ से जो है स्पर्म को इंटर किया जाता है, स्पर्म पहुंचता है और यहाँ पर ओवम को फर्टाइल कर। ध्यान रहे ओवम जो होता है, ओवा जो एक एक ओवा होते हैं, ओवम प्लूरल है, ओवा सिंगुलर है। तो ओवा जो होते हैं वो एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से। इस बार लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ए होल लाइफ टाइम ऑफ पीरियड, पूरे लाइफ टाइम तक ये चलते रहते हैं। यहां पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी साइड की ओवरी डैमेज हो जाती है, लेफ्ट साइड की ओवरी, राइट साइड की ओवरी डैमेज हो जाती है, तो ओव्यूलेशन जो होगा सिर्फ सिंगल साइड से होता है। जितनी भी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में ओव्यूलेशन जो होता है वो बोथ साइड से नहीं होता, सिंगल साइड से होता है। क्लियर? बर्थ में जो बर्ड्स जितनी हैं, बर्ड्स में ओव्यूलेशन जो होता है वो सिंगल साइडेड होता है, बोथ साइडेड नहीं होता है। लेकिन इन ह्यूमन बीइंग्स आप देख सकते हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स में एक बार 28 डेज लेफ्ट साइड, आफ्टर द अंदर 28 डेज राइट साइड, नेक्स्ट 28 डेज राइट साइड, नेक्स्ट 28 डेज राइट लेफ्ट साइड। सो इस तरह से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट इनका ओव्यूलेशन होता रहता है। और यहाँ पर ये ओव्यूलेट होकर के स्पर्म जो है पहुंचता है और यहाँ पर जो है इस ओवम को बाहर, ओवम यहाँ से बाहर आते हैं। जब ओवम यहाँ से बाहर आते हैं तो ओवम यहाँ से बाहर निकल करके आए, मैच्योर ओवम बाहर आ जाते हैं और मैच्योर ओवम को यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाता है। चूंकि कॉम्बिनेशन हो चुका है, एक स्पर्म का एक ओवम के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो चुका है, जहां पर स्पर्म और ओवम का कॉम्बिनेशन होता है, उसी कॉम्बिनेशन प्रोसेस को बोला जाता है, ये क्या है? ये फर्टिलाइजेशन है। क्या है? फर्टिलाइजेशन है। क्लियर हो गया?
तो इसको हम फर्टिलाइजेशन की संज्ञा दे देते हैं कि यहाँ पर ये निषेचन की क्रिया हो गई। ये प्रोसेस के विषय मैंने बताया। इसको हमने कहा कि ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट को हम कहते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं इसको? अंडवाहिनी। यह अंडे को ले जाने वाली नलिका है, इसलिए इस नलिका को मैंने नाम दिया कि यह नलिका जो होती है ये अंडवाहिनी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी पर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट आपको बता रहे हैं, हमारा सेकंड पॉइंट होता है यूटेरस, गर्भाशय। गर्भाशय में आप देखेंगे कि इस तरह से देखिएगा आप लोग, जो दोनों साइड से इस तरह से आते हैं, ये गर्भाशय की श्रेणी होती है। यहाँ पर सर्विक्स हो जाता है, ये गर्भाशय होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, गर्भाशय जो होता है ये मैक्सिमम आप लोग, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट वगैरह कुछ शेप साइज स्ट्रक्चर के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि गर्भाशय जो होता है वो 8 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर, ध्यान रहे 8 सेंटीमीटर कितना होता है, और वो पूरे बेबी को अडॉप्ट करता है। लेकिन जब तो वो अडॉप्ट नहीं किया हुआ है तो उसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, आप ये नहीं सोचेंगे पूरे लोअर एब्डोमेन में पूरा भर करके यूटेरस ही भरा हुआ है, पूरी ओवरी ही भरी हुई, नो नेवर। उसकी लंबाई टोटल मैंने लेंथ बताया, लेंथ जो होती है कितना होती है? वो 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर ये डायमीटर होता है। डायमीटर होता है, डायमीटर को कहा जाता है व्यास। 5 सेंटीमीटर व्यास होता है इसका, और जो है 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं। कितना होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। अब आप समझ सकते हो, एक पेंसिल आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो ना, इस तरह से इतना 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, 5 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया इसका, 2.5 सेंटीमीटर जो होता है ये ब्रॉड हो गए, चौड़े हो गए, ये इतनी होती है। बट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, इसकी तनन्य क्षमता वो बहुत ही ज्यादा होती है। तनन्य क्षमता इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। अपनी इतनी ज्यादा तनन्य क्षमता के आधार पर ये पूरे बेबी को अपने यूटेरस के अंदर क्या करता है? अडॉप्ट कर लेता है। पूरे डेवलपमेंट जो बेबी का होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर अभी दिखा रहा हूं आपको अपने इसी डायग्राम को, सारे डायग्राम को मैं शो करता चल रहा हूं। आप लोग डायग्राम को बनाते चलिएगा, और नेट का डायग्राम सब ले लेकर के, बुक से डायग्राम ले लेकर के मैं यहाँ पर अपलोड करता चल रहा हूं, और हमारे डायग्राम को आप लोग देख कर उसको मेंटेन करते चलिएगा, बनाते चलिएगा। तो यहाँ पर ये यूटेरस की साइज हो गई, यूटेरस में ये जो है ये पार्ट हो गया। एंड लास्ट का पार्ट जो इसका होता है वैजिना का होता है। वैजिना के पार्ट में मैंने बताया कि मिनिमम 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसके कई पार्ट होते हैं जो है सिंपली ये वल्वा, इसका सिंपली पार्ट होता है जो वल्वा है, क्लाइटोरिस है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। तो वल्वा है, क्लाइटोरिस है, लेविया माइनोरा है, लेविया मेजोरा है। तो इस तरह से लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा और वल्वा, और इस तरह से जो पार्ट है इसके क्लाइटोरिस, तो ये ऐसे पार्ट होते हैं जो कि क्वाइटस के समय ये बॉडी को जो है एक्साइट करते हैं और ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं। बॉडी को एक्साइट करते हैं और ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं। तो बॉडी एक्साइट होती है और ओव्यूलेशन में हेल्प होता है। तो आप लोगों ने देखा इस तरह से एक जो होते हैं, ये एक जो है एक पोर होता है, एक होल होता है, जिसको हम मांसल होल या फोल्ड कहते हैं। मांसल होल वैजिना में एक जो है मांसल होल होता है वैजिना में, जिसके थ्रू आसानी पूर्वक ये जो होता है वो पेनिस से जो है स्पर्म को इजैकुलेट किया जाता है इनसाइड द यूटेरस। वो जो है इजैकुलेट स्खलित किया जाता है, और जहां से स्पर्म ढेर सारी संख्या में स्पर्म वहां पर स्खलित हो जाते हैं, लेकिन ढेर सारे स्पर्म ओवम को फर्टाइल नहीं कर पाते हैं। कुछ ही स्पर्म है जो ओवम को फर्टाइल करते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और जो है एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और रिलैक्सिन हार्मोन है। तो ये हार्मोन वर्क क्या करते हैं? तो
पिटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है, पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पिटोसिन हार्मोन। जब कोई बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि माता के जो है ब्रेस्ट में जो है मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रहे कि ये मिल्क का प्रोडक्शन भी हमारे बॉडी के हार्मोनल इफेक्ट पर ही डिपेंड करता है। मिल्क जो फॉर्म हो रहा है वह बेबी के जो है पैदा होने पर जो लैक्टेट बन रहा है वह सबसे इंपॉर्टेंट फूड होता है बेबी के लिए। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जब कोई बच्चा घर में पैदा हो उसे सबसे पहले माता का ही दूध पिलाया जाए। इसलिए मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि माता का दूध जो होता है, पहली बार माता का दूध जो पिलाया जाता है, मिल्क जो दिया जाता है अपने माता का, मदर का, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए पावर ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? पूरे लाइफ टाइम के लिए पावर ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। परंतु आप लोगों ने देखा कि आजकल के जो है परिवार में इस तरह की स्थितियां हो जाती है, कहते हैं नहीं बच्चे को दूध पिलाने से बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उस बच्चे की लाइफ, उस बच्चे के जीवन के जो है पावर ऑफ इम्यूनिटी, पावर ऑफ रोग से लड़ने की क्षमता, वो धीरे धीरे क्या करती है? बढ़ती चली जाती है। और वही बच्चा जो आप देख रहे हैं कि 1 साल में चलना शुरू करेगा, वही बच्चा धीरे धीरे 5 से लेकर 6 महीने 7 महीने में बैठना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, खड़ा होना शुरू कर देता है। वह किसकी पावर है? वह पावर है तो जो है वह माता के ब्रेस्ट मिल्क की पावर है, उसके मदर के ब्रेस्ट मिल्क की पावर है। इस तरह से आपने देखा कि ये हार्मोन एक्टिव होते हैं और हार्मोनों के एक्शन से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तमाम प्रकार की क्रियाएं जो है चलती रहती हैं। अब मैं इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त होता है। अब मैं अपना अगला टॉपिक जो होता है वह जो है, अगला टॉपिक इसमें जो होता है वो ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, जिसमें मेमोरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथि है। स्तन का निर्माण कैसे होता है, ब्रेस्ट का निर्माण कैसे होता है, किस स्टेज से ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है और किस स्टेज तक होना चाहिए और किस स्टेज पर इसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है और कहां मिल्क का प्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, स्तन में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इन सारी चीजों की व्याख्या मैं आपको कल करूंगा। मेरे जो है मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग लगातार, मेरा लेक्चर चल रहा है, लगातार चलता रहेगा और मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कौदरी मेरा चैनल है और माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कौदरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आपको लगातार बता रहा हूं। मेरे चैनल पर लगातार आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए, देखते जाइए, सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए और अपना नोट प्रिपेयर करते जाइए। प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज यू मेक द नोट। आप लोग नोट बनाइए और उस नोट में इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेंशन करिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आप मेंशन कर लेंगे, ऐसी कंडीशन में फिर आपके सामने इन फ्यूचर आपके सामने पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी समाप्त कर दिया। अब हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो नेक्स्ट देख लिया करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।